अस्सलामुअलैकुम, दिस इज उस्मान मिर्ज़ा। वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा, इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स सेक्शन सी प्री इंजीनियरिंग पेपर 2026 को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कशन का आगाज़ कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोला जा रहा है इवेलुएट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके अंदर हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और पहला क्वेश्चन के अंदर आपको जो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है वो आपने फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इसके अंदर बाय पार्ट अप्लाई करते हैं और बाय पार्ट के लिए आपको एक रूल याद रखना है, जो कि क्या रूल है, आई लेट के नाम से। आई लेट के नाम से ये रूल है, इसको आपने याद रखना है। आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन, यानी यहाँ पर अगर आपने चेक करना होगा कि आपके पास कोई इनवर्स फंक्शन है तो उसको आपने एक्स कंसिडर कर लेना है। और एल का मतलब है लोगैरिथमिक फंक्शन। इसके बाद आ जाता है अलजेब्रिक, उसके बाद आ जाएगा अलजेब्रिक और उसके बाद आ जाएगा टिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर हम सब सवाल को दोबारा से नोटिस करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर सवाल नोटिस करें तो उसके अंदर मुझे इनवर्स फंक्शन नजर नहीं आ रहा और लोगैरिथम फंक्शन नहीं नजर आ रहा। तो मुझे जो फंक्शंस नजर आ रहे हैं या फिर जो मेरे पास टर्म्स मौजूद हैं वो एक जो है वो अलजेब्रिक है और दूसरा जो है वो ट्रिग्नोमेट्री है। तो जो पहला अलजेब्रिक आ रहा है उसको आपने एक्स कंसिडर कर लेना है, तो क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक्स हुआ हुआ है, एक्स के फॉर्म में आपको वेरिएबल गिवन है। तो कोई और लेटर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेट से हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं यू। तो यू आपने कंसिडर कर लिया एज ऑफ एक्स, फिर आपने ये फाइंड आउट कर लिया डी यू अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी एक्स। तो आपके पास जो डी यू है वो किसके बराबर आ जाएगा, डी एक्स के बराबर आ जाएगा। फिर आपने जो v कंसिडर करना था, v कंसिडर करना है वो किसके बराबर ले लिया आपने, cos x के बराबर ले लिया। फिर आपने इसकी इंटीग्रेशन ले ली, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं तो v dx किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin x हो जाएगी। तो सिंपल आपने यहाँ पर sin x मेंशन कर लेना है, यानी v dx आपके पास क्या आ गया, v dx आपके पास आ गया sin x। अब आप यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर आपने सिंपल u और v की मल्टीप्लिकेशन करनी है। u और v की मल्टीप्लिकेशन यानी u डॉट v dx इसके बराबर होगा u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस, फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लिया और उसके बाद आपने अप्लाई किया इंटीग्रेशन, राउंड ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, फिर dx अप्लाई किया और आपके पास ही आ गया इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पर वैल्यूज प्लग इन करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर u की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पर हम u की वैल्यू पुट कर लेंगे और u किसके बराबर था, x की। इंटीग्रेशन आपने किसकी लेनी है, cos x की, cos x मेंशन किया dx माइनस, फिर आगे चलते हैं, फिर इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई किया आपने, फिर डेरिवेटिव किसका लेना है, डेरिवेटिव आपने ले लेना है u का यानी x का, फिर इंटीग्रेशन ले लिया आपने cos x dx और फिर ब्रैकेट क्लोज करके दोबारा से dx अप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट में जो अपने वैल्यूज ऊपर फाइंड आउट कर ली है यानी डी यू अपॉन डी एक्स की वो वैल्यू लिखेंगे और cos x की इंटीग्रेशन जो आपने निकाली है वो मेंशन करेंगे। तो cos x की इंटीग्रेशन जो आ गई थी हमारे पास sin x आ गई थी माइनस, इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई करते हैं और ये ब्रैकेट भी अप्लाई कर देते हैं और डेरिवेटिव यहाँ पर आ जाएगा 1 और इसका आ जाएगा sin x। उसके बाद आपने दोबारा से ये अप्लाई कर देना है और ये ब्रैकेट क्लोज कर। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, sin x माइनस, ये sin x की इंटीग्रेशन आपने करोगे तो sin x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस cos x हो जाएगी, यहाँ पर cos x प्लस c लिख दोगे, उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, इसको ऐड अप कर देना है, यानी जो माइनस माइनस हो रहा है उसे आपने प्लस कर देना है। उसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर है, जो हमने x cos x dx की इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी थी, जिसका आंसर क्या आ जाएगा, x sin x प्लस cos x प्लस c। तो ये हमने इस पहले पार्ट की इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर ली। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हमारे पास पार्ट 2 है और पार्ट 2 के अंदर जो सवाल हमें गिवन है वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। पहले नीचे में नोट डाउन कर लेते हैं इस सवाल को पहले, और हमारा सवाल क्या मौजूद है, जो हमारा पार्ट नंबर 2 है वो हमारे पास सवाल ये है, इंटीग्रेशन आप फाइंड आउट करें
5x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 3 और x प्लस 7। और इसको आपने किस मेथड से शुरू करना है, इसको आपने फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे आपने इस क्वेश्चन को सीधा dx अप्लाई होगा, dx अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर dx होना चाहिए था, dx अप्लाई कर देते हैं। सबसे आप क्या करोगे, इसको आप डायरेक्ट, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी फैक्टर आपको गिवन है, तो इसमें आपने सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन से ही आगाज करना है, पार्शियल फ्रैक्शन से ही अपने क्वेश्चन का आगाज कर देना है और पार्शियल फ्रैक्शन पहले स्टेप में ही फाइंड आउट करना है। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और देखें किस तरह फाइंड आउट की जा रही है। इज इक्वल्स टू a अपॉन x माइनस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 7। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, फर्दर सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, यानी आपने एक एलसीएम ले लेना है यहाँ पर प्लस 7। और भी मेथड होते हैं करने के, बट मुझे ये आसान लगता है, तो इसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ। x माइनस 3 स्टेप है, हमने इस तरीके से एलसीएम ले लिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली। 5x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 3 और x प्लस 7। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसको आप कैंसिल आउट कर लें, डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर लें और न्यूमरेटर में जो आपके पास फैक्टर रह जाएगा, न्यूमरेटर आपके पास जो फैक्टर रह गया उसको आप सॉल्व कर लें। तो न्यूमरेटर में जो फैक्टर आपके पास रह गया वो क्या है, 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू a x प्लस 7 और b x माइनस 3। अब आपने क्या किया बेटा, अब आगे डिस्कस करते हैं और आगे हमने क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। सबसे पहले हम लिखते हैं फाइंड a को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, b को 0 करना पड़ेगा, यानी x माइनस 3 को 0 के बराबर इक्वेट करना पड़ेगा, यानी x की जगह पे हमने क्या मेंशन करना पड़ेगा, 3। तो हम क्या करते हैं, x की जगह पर 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा a की वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू a, 3 प्लस 7 और b हमारे पास 0 हो गया, तो इसको हमने 0 मेंशन कर लिया। अभी हो जाएगा 15 माइनस 2, ये हमारे पास हो गया 13 इज इक्वल्स टू a इंटू 10। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13 डिवाइड बाय 10। इसी तरह हमने d की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, -7 पुट करनी पड़ेगी ताकि a को 0 कर सकूं। a को 0 करने के लिए मुझे b की वैल्यू, a को 0 करने के लिए मुझे x की जगह पर -7 पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर -7 पुट करूंगा, यहाँ पर -7 पुट करूंगा। तो एक बार दोबारा से लिख लेते हैं क्वेश्चन, 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू a x प्लस 7 प्लस b x माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x की जगह पर आपने पुट कर लेना है -7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू a 0 हो गया, प्लस b -7 माइनस 3। इसको थोड़ा सा सही करके मेंशन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, x माइनस 7, x यहाँ पर आपने -7 पुट किया और -3 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, तो ये इस तरह से आपने लिख लेना है। इसको थोड़ा सा रीराइट करके मेंशन कर लेते हैं, ये हो गया -7 और -3। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, -35 और ये टोटल हो जाएगा -37, a 0 हो गया और b की क्या हो जाएगा -10। तो यहाँ से मेरे पास b की जो वैल्यू आ रही है, b की वैल्यू जो आ रही है वो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 37 डिवाइड बाय 10, 37 डिवाइड बाय 10। अब आपने क्या करना है, सिंपल जो a और b की वैल्यू पुट की कैलकुलेट कर ली है वो आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो इसको हम रीराइट करके मेंशन कर लेते हैं और साथ में हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर लेनी है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 dx अपॉन x माइनस 3 x प्लस 7 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x माइनस 3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b x प्लस 7 dx। अब आपने क्या करना है, इस स्टेप के अंदर a और b की वैल्यू पुट करनी है, फिर उसका आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो a की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास जो आई थी वो आई थी, a की वैल्यू हमने 13/10 निकाली थी, इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ 13/10 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 3 dx। और जो b की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 37 डिवाइड बाय 10 आई है, 37 डिवाइड बाय 10 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 7 dx। अब इसकी सिंपल इंटीग्रेशन हो सकती है क्योंकि x का जो डेरिवेटिव यानी x माइनस 3 का जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो x माइनस 3 का जो डेरिवेटिव है, x माइनस 3 का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, 1 आएगा, उसको न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिंपल इसमें आपने क्या अप्लाई कर लेना है, ln अप्लाई कर लेना है। तो सिंपल हम ln अप्लाई करेंगे और अपना जो है इक्वेशन को रीराइट करके ऐसे मेंशन कर लेंगे 13 डिवाइड बाय 10 ln x माइनस 3
x-3 प्लस 37 डिवाइड बाई 10, और यहाँ पर भी ln अप्लाई करोगे क्योंकि यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है कि x प्लस 7 का जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये इसका हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर ली। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 जो एग्जामिनेशन में पूछा गया उस क्वेश्चन को जरा हम डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन का हमें पार्ट 3 सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें लिमिट गिवन थी -1 और 1, और इस तरह से एक फंक्शन गिवन था 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब मैंने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है और यहाँ पर जो मेथड अप्लाई करूंगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से करना है। यहाँ पे फॉर्मूला मेथड भी अप्लाई किया जा सकता है, बट यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट थी सवाल की कि आपने इसे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से करना है। उससे पहले क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के लिए आपने यहाँ पर देख लिया कि आपके पास जो डिनोमिनेटर एग्जिस्ट कर रहा है उसको आपने इस तरह से रीराइट कर लिया 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के लिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको लेट करना पड़ गया, लेट इज x इक्वल्स टू a साइन ऑफ थीटा, a साइन ऑफ थीटा। तो a की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, 2 के यानी स्क्वायर के नीचे जो नंबर मौजूद है यानी 2 इंटू साइन ऑफ थीटा। फिर आपने क्या करना है, इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर जो हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें dx अपॉन डी थीटा फाइंड आउट कर लेंगे 2, और हमने क्या कर लिया, साइन थीटा का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। अब साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos थीटा, यहाँ पर cos थीटा, और डी थीटा यहाँ पर आ जाएगा। थीटा जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है उसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज प्लग इन कर लेंगे और लिमिट की वैल्यू भी चेंज कर लेते हैं हाथ के हाथ, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शंस हैं, यानी हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं वहां पर हमारे पास जो एंगल है वो, या फिर हम जो लिमिट पुट कर रहे होंगे वो हमारे पास थीटा की फॉर्म में है, और यहाँ पर जो हमें सवाल के अंदर लिमिट गिवन है वो एक्स के फॉर्म में गिवन है। तो मुझे इस एक्स को थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। तो पहले हम लोअर लिमिट को तब्दील कर लेते हैं। लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, x इज इक्वल्स टू -1, उसको हम थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी लोअर लिमिट के लिए जो है थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, यहाँ पे पुट कर लेते हैं डायरेक्ट। तो x इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ थीटा हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम क्या देख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू x/2, और x अब हमने -1 पुट कर लिया, -1/2। तो हमारे पास जो थीटा हमारे पास बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ -1/2। साइन इनवर्स ऑफ -1/2 को अगर हम रेडियन में लिखें तो क्या बन जाएगा, -π/6। इसी तरह आपने अपर लिमिट भी फाइंड आउट कर लेनी है, और अपर लिमिट में x की वैल्यू क्या पुट कर लेनी है, 1। अपर लिमिट में आपके पास x की वैल्यू क्या है, 1 एग्जिस्ट कर रही है, तो अपर लिमिट आपने x की जगह पे 1 पुट कर लिया। दोबारा से फंक्शन मेंशन करते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ थीटा, x की जगह पर आपने वही पुट कर लेना है। तो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू x की जगह पे 1 पुट किया डिवाइड बाय 2, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री, और उसको जब हम रेडियन में लिखेंगे तो π/6, यानी अपर लिमिट आपके पास आ गई π/6 और लोअर लिमिट आ गई -π/6। तो अब आप क्या करोगे, अब वहां पर जो आपके पास इंटीग्रेशन है वहां पर आप वैल्यू पुट कर लोगे, यानी इंटीग्रेशन अब आप थीटा की फॉर्म में पुट कर रहे होगे लिमिट्स। तो नीचे आ जाएगी -π/6, नीचे π/6, और ऊपर आ जाएगी π/6। आगे हम वैल्यू पुट करते हैं 1/2 स्क्वायर माइनस, और पास x यहाँ पे क्या पुट करना है हमने, 2 साइन थीटा, और उसका कर देना है स्क्वायर। सो 2 साइन थीटा और उसका मैंने कर देना है स्क्वायर। फर्दर इसकी सिम्प्लीफिकेशन क्या बनेगी, यानी हमने 2 स्क्वायर कॉमन निकाल लेना है, यानी 1/4 यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, और ये हो जाएगा -π/6, और इधर आ जाएगा π/6, और मेरे पास आ गया 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के। कॉस स्क्वायर थीटा आपने पुट कर लिया, कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर लिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ऊपर मेरे पास dx भी मौजूद है, dx की वैल्यू भी हमने यहाँ पे पुट कर लेनी है। अब यहाँ पर dx की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं ताकि हमारी सिम्प्लीफिकेशन तकरीबन हो जाए पूरी। तो इस स्टेप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेप के अंदर हम dx की वैल्यू भी पुट कर रहे हैं, और हमने जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू भी पुट कर लेनी है। तो 1/4 बाहर -π/6, और ये आ जाएगा π/6, ये लिमिट्स की वैल्यू हमें गिवन थी, और dx की यहाँ पर हमने पुट कर लिया 2 cos थीटा डी थीटा डिवाइड बाय यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो देखें cos से cos कैंसिल कर लिया, ये 2 से हमने 4 को कैंसिल आउट कर लिया, बाकी जो रिमेनिंग टर्म है उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर लेना है, यानी 1/2 बच गया। उसके अलावा हमारे पास क्या हो गया, -π/6, और π/6 आ गया इधर। इसके अलावा ऊपर डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बच गया, 1/cos थीटा बच गया, और यहाँ पर आ गया डी थीटा।
वन अपॉन कॉस थीटा और डी थीटा बच गया, टू बाहर हमने मेंशन कर लिया। वन अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा के बराबर हो जाएगा, और सेक थीटा की हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो, तो सेक थीटा की इंटीग्रेशन अगले स्टेप में मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिमिट पुट करते हैं दोबारा से, माइनस पाई बाय सिक्स, इधर आ गया पाई बाय सिक्स, और वन अपॉन कॉस थीटा हमने लिख लिया सेक थीटा डी थीटा, उसके बाद सेक थीटा डी थीटा की हमने इंटीग्रेशन पुट कर लेनी है अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में हम वैल्यू पुट करते हैं, इंटीग्रेशन फाइंड आउट या इंटीग्रेशन पुट करते हैं, और हमारे पास क्या होती है एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये इसकी हमारे पास इंटीग्रेशन हो गई, और इसे हमने इंटीग्रेशन लगा ली। उसके बाद हमने यहाँ पर लिमिट भी अप्लाई कर लेनी है, लिमिट भी अप्लाई कर लेनी है। लिमिट हमारे पास क्या थी, माइनस पाई बाय सिक्स, और न्यूमरेटर में हमारे पास जो अपर लिमिट थी वो पाई बाय सिक्स थी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने लिमिट पुट करेंगे और हमने फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लेना है। तो अब हम लिमिट पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट और फिर उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो पहले अपर लिमिट पुट कर लेते हैं। अपर लिमिट के अंदर हमारे पास क्या है एल एन, और आगे हमारे पास क्या है सेक, और अपर लिमिट हमारे पास पाई बाय सिक्स और प्लस टेन पाई बाय सिक्स। फिर हमारे पास जो लोअर लिमिट है माइनस लोअर लिमिट भी इसी तरह से पुट कर लेंगे, और वन अपॉन टू एल एन सेक माइनस पाई बाय सिक्स, और टेन में भी हमने माइनस पाई बाय सिक्स पुट करना है, टेन में भी हमने माइनस पाई बाय सिक्स पुट कर लेना है, प्लस इसको हमने क्लोज कर दिया, इसको हमने क्लोज कर दिया, और टेन माइनस पाई बाय सिक्स पुट कर लिया, माइनस पाई बाय सिक्स पुट कर लिया। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो, कैलकुलेटर की मदद से आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। तो हम इसकी फाइनल सिंप्लीफिकेशन देखें तो वन अपॉन टू हम कॉमन निकाल लेते हैं, वन अपॉन टू कॉमन निकाल लेते हैं। इसके अलावा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा, फाइनल आंसर, वो इसका आ जाएगा अंडर रूट थ्री, और हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है उसका जो यानी लोअर लिमिट का जो आंसर आएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट थ्री। इसकी आपने कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन कर लेनी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगा लोगे। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो वन अपॉन रूट थ्री है, वन अपॉन रूट थ्री, तो इसको आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो आपने एल एन वन जो है वो जीरो हो जाता है, यानी यहाँ पर आपने लॉग वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेनी है, लॉग ए माइनस लॉग बी, और जब इसकी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी तो ये बन जाएगा एल एन अंडर रूट थ्री प्लस, ये कैलकुलेटर से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो एल एन रूट थ्री ये बन जाएगा। यहाँ पर हमने लॉग की बेसिकली प्रॉपर्टी अप्लाई की, और कैलकुलेटर में आप डायरेक्ट भी इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। बाकी अब लास्ट स्टेप में क्या करोगे, लास्ट स्टेप में आपके पास अंडर रूट थ्री और अंडर रूट थ्री दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर दोबारा से अपने लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आपके पास जो आ जाएगा, यानी इसको आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेना। अंडर रूट थ्री आपके पास कॉमन आ जाएगा, उसके बाद जो है वो यानी एल एन अंडर रूट थ्री आपने कॉमन निकाल लिया, या उनको ऐड भी कर सकते हो, और ऐड करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एल एन थ्री डिवाइड बाई टू, एल एन थ्री डिवाइड बाई टू, ये हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर ली। अच्छा जी बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो सवाल पूछा गया था वो हमारे पास डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और आपको कोई दो पार्ट अटेम्प्ट करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम अपने डिस्कशन का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको बोला गया है एल एन एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको सवाल गिवन है, और आपने क्या करना है इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो आप सबसे पहले स्टेप में टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड कर लेंगे, टेकिंग डी अपॉन डी एक्स ऑन बोथ साइड अप्लाई कर लोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई कर लेना है बोथ साइड के ऊपर, एल एन एक्स वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी आप डेरिवेटिव अप्लाई कर लोगे इंडिविजुअल, क्योंकि आपके पास बीच में प्लस साइन मौजूद है, तो आप दोनों पे डेरिवेटिव सिंपल अप्लाई कर सकते हो। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आप डेरिवेटिव अप्लाई कर लोगे, और डेरिवेटिव किस तरह से अप्लाई करोगे, एल एन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होगा, वन अपॉन एक्स वाई, और उसके बाद फिर आपने डेरिवेटिव ले लेना है जो आपके पास एल एन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी एक्स डॉट वाई का आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप बेसिक डेरिवेटिव रूल अप्लाई करोगे, तो बन जाएगा 2x इज dx अपॉन dx, यानी पावर बिकम कोफिशिएंट पावर में से एक माइनस, उसके बाद फिर अंडर पावर का डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, इस तरह यहाँ पर भी सेम अप्लाई करोगे 2y dy अपॉन dx। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, 1 अपॉन एक्स वाई एज इट इज, और यहाँ पर आपने फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है, कौन सा प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो क्या होगा, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होगी उसको ऐसे लिख देंगे, और हमारे पास जो सेकंड टर्म है उसका मैंने डेरिवेटिव ले लिया, सेकंड टर्म का मैंने डेरिवेटिव ले लिया, और फिर मेरे पास सेकंड टर्म ऐसे लिख लिया, और फर्स्ट टर्म का मैंने डेरिवेटिव ले लिया, तो ये प्रोडक्ट रूल बन जाएगा इज इक्वल्स टू 2x dx अपॉन dx का आंसर 1 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 2y dy अपॉन dx। फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा, फर्दर सिंप्लीफिकेशन में मेरे पास ये जो टर्म है ये हो जाएगी 1, और आगे आपने क्या करना है 1 अपॉन एक्स वाई को भी अलग से
लेके जाना है, ताकि आपके पास जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपको करना आसान हो जाए। तो एक काम करते हैं, 1/xy को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/xy को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, x से x कैंसिल हो जाएगा, 1/y dy/dx, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास y से y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x, और dx/dx का आंसर तो यही रहेगा, इसके बराबर आ जाएगा 2x + 2y dy/dx। फर्दर आपने dy/dx को एक जगह कर लेना है और x वाले टर्म्स को एक जगह कर लेना है। तो इसी तरह हम कर लेते हैं अपनी सिंप्लीफिकेशन, और अपनी सिंप्लीफिकेशन के अंदर हमने क्या करना होगा, अपनी सिंप्लीफिकेशन के अंदर हम जो है यानी 1/xy को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, जब मेरे पास ये बन गया 1/y dy/dx, और यहाँ पर आ गया मेरे पास x से y से y कैंसिल हो गया, यहाँ पर सिर्फ आ गया 1/x। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपने क्या करना है, फर्दर सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपने इसको एक साइड पे शिफ्ट कर लेना है, dy/dx वाले टर्म्स को, dy/dx वाले टर्म्स को इस तरह से आपने एक जगह शिफ्ट कर लिया, और x वाले टर्म्स को आपने एक जगह शिफ्ट कर लिया इस तरह से। फर्दर आपने क्या करना होगा, फर्दर आपने एलसीएम लेना है और आपने सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एलसीएम आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा y, और ये हो जाएगा 1 - 2y² dy/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया x, ये हो जाएगा 2x² - 1। फर्दर आप क्या करोगे, dy/dx फाइंड आउट करने के लिए, dy/dx फाइंड आउट करने के लिए 2x² - 1/1 - 2y² लिखोगे, और यहाँ पर आ जाएगा y/x, यानी y उधर चला जाएगा, ये y वाली टर्म उधर आपने शिफ्ट कर देनी है, और ये जो 1 - 2y² है उसको आपने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लिया। तो इस तरह आपका ये फाइनल आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ गया। इसको रीराइट करके आप इस तरह भी मेंशन किया जा सकता है, dy/dx इज इक्वल्स टू y/x को आपने पहले लिख लिया, और जो टर्म्स रह गई हैं यानी 2x² - 1/1 - 2y², इसको आपने इस तरह से मेंशन कर लेना है। तो ये हमारे बेटा हम पार्ट 2 डिस्कस करते हैं, और पार्ट 2 के अंदर जो सवाल लिखा हुआ है, यानी हम डेरिवेटिव का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे थे, और डेरिवेटिव का पार्ट 2 हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू x tan h इनवर्स 3x, यानी आपको हाइपरबोलिक फंक्शन गिवन है और आपने इसमें डेरिवेटिव फाइंड करना है dy/dx। तो ये करेंगे अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, डेरिवेटिव हमने अप्लाई कर लिया, यहाँ पर हमने dy/dx लिख लिया, और यहाँ पर हमारे पास जो आ जाएगा x डॉट हाइपरबोलिक tan इनवर्स फंक्शन, और उसके आगे मैंने लिख लिया 3x। तो यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट रूल सिंपल अप्लाई करेंगे, और प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग x एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद मैंने डेरिवेटिव लेना है हाइपरबोलिक फंक्शन का 3x प्लस, फिर मैंने लिख दिया ये हाइपरबोलिक फंक्शन मैंने रिपीट करना है, हाइपरबोलिक फंक्शन मैंने रिपीट किया, और डेरिवेटिव ले लिया मैंने x, डेरिवेटिव ले लिया मैंने x। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने हाइपरबोलिक फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर, और हाइपरबोलिक फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1/1 - x², 1/1 - x²। तो यहाँ पर x एट इज 1/1 - x, आपके केस में क्या है 3x है, तो यहाँ पर आपने 3x पुट किया, उसका स्क्वायर कर दिया। फिर आपके पास जो एंगल है उसका भी आपने डेरिवेटिव लेना होगा, एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होगा, यानी 3x का भी आपने डेरिवेटिव ले लेना है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास tan इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन 3x, और इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 1। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3, तो आपने सिंपल यहाँ पे लिख लिया 3x डिवाइड बाय, ये x कहाँ से आ गया, ये x आपके पास यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था, उसको आपने मेंशन कर लिया, और ये बन जाएगा 1 - 9x² प्लस हाइपरबोलिक फंक्शन 3x, और ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, और ये हमने इस तरह से dy/dx फाइंड आउट कर लिया, dy/dx फाइंड आउट कर लिया। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इसकी हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा जी बेटा आप क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। तो पार्ट 3 के अंदर जो सवाल है वो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x/y। अब आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो dy/dx दोनों साइड पर अप्लाई कर लोगे आप, d/dx tan इनवर्स x/y। अब अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसके लिए बेटर ये है कि आप जो है ये जो आपके पास x/y वाले टर्म है इसको आप u कंसिडर कर लें, और आपकी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। तो आपने इस तरह से ही इसको इस तरह मेंशन कर लिया, u इज इक्वल्स टू x/y। अब आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया, इसका डेरिवेटिव क्यों ले रहे हैं इसको भी आपको समझ में आ जाएगा अगले स्टेप के अंदर, जब हम इसका सिंप्लीफिकेशन कर रहे होंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पर हम du/dx यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया, और यहाँ पर भी हम इसी तरह से इस पे अब डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं d/x/y। अब यहाँ पर आप देखो
डिवीजन रूल अप्लाई कर लोगे। डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग आपने y लिख लिया पहले, y पहले लिख लिया, यानी आपने v पहले लिखा। अगर u अपॉन v से आपने पढ़ा है तो v पहले आ जाएगा और फिर x बाद में आएगा, यानी आपके पास u बाद में आएगा, फिर बीच में माइनस, फिर x आपने लिखना है और डेरिवेटिव आपने ले लेना है फर्स्ट टर्म वाले का, यानी फर्स्ट टर्म पहले लिखनी है और सेकंड टर्म आपने बाद में लिख लेनी है, यानी y का डेरिवेटिव ले लिया, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी x y का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया du अपॉन dx, और यहाँ से आप जो है du अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके मेंशन कर लेते हैं। इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगी, du अपॉन dx इसके बराबर हो जाएगा, du अपॉन dx बराबर हो जाएगा y, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस x dy अपॉन dx डिवाइड बाय y स्क्वायर। अब आप इस स्टेटमेंट में दोबारा आ जाएंगे, और यहाँ पर आपने फॉर्मूला पुट कर लेना है। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पर पास आ जाएगा dy अपॉन dx विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स d अपॉन dx tan इनवर्स, और यहाँ पे आपने u लिख लिया, u भी आपने कंसिडर कर लिया है ऑलरेडी, यहाँ पे u मेंशन कर लिया। अब इससे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, dy अपॉन dx विल बी इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी u स्क्वायर, और फिर आपने du अपॉन dx भी करना होता है। du अपॉन dx यानी आपके पास जो भी वेरिएबल मौजूद है उसका आपने डेरिवेटिव लेना है। अब क्योंकि हमने du अपॉन dx ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लोगे, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसकी पहले कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली ताकि हम वहाँ पर जो है वो डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सके। तो यहाँ पर अब देखो क्या हो जाएगा, u की अब आपने क्या मेंशन कर लिया, u की अब आपने लिख लिया x अपॉन y और उसका कर दिया आपने स्क्वायर, पर ये जो आगे वाली टर्म है उसका आपने डेरिवेटिव ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ, उसको आप यहाँ पे मेंशन कर लेते हो y माइनस x dy अपॉन dx, और नीचे आ जाएगा आपके पास y स्क्वायर। और यहाँ पर आपने फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर ली, यहाँ पर आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन किस तरह से कर सकते हो, यहाँ पर आपकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन यानी आपने डिनोमिनेटर में अपने एलसीएम ले लेना है। तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय y स्क्वायर, ये आपका एलसीएम आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा y माइनस एक्स dy अपॉन dx डिवाइड बाय y स्क्वायर। अब देखें ये वाला y स्क्वायर और ये वाला y स्क्वायर आपने कैंसिल आउट कर दिया, और जो रिमेनिंग टर्म रहेगी इसको आप मेंशन कर लोगे, और इस स्टेप के अंदर आप जो है dy एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ताकि आपको जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो खत्म हो जाए। तो हम ये स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं, या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो कि आपने क्या करना है, इस वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर देना है। तो ये इस तरह से हो जाएगा मेंशन, यानी आप इस तरह से रीराइट करके लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स dy अपॉन dx। ये आपने इस तरह से मेंशन कर लिया। इस स्टेप के अंदर हमने क्या किया, इस स्टेप के अंदर हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया बोथ साइड पर। ऐसा क्यों करना पड़ा, ताकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में टर्म मौजूद है, यानी ये वाली जो टर्म मौजूद है, इसको मैंने किसी तरह से एलिमिनेट करना था, तो मैंने एलिमिनेट कर लिया इस मेथड से। अब आप क्या कर रहे हो, अब करोगे कि आप जो है dy अपॉन dx को दोनों के साथ अप्लाई कर लोगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस वाई स्क्वायर dy अपॉन dx, और इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx वाले टर्म को आप एक साथ ले आओगे, तो आपके कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। तो आप जो है इसको dy अपॉन dx कॉमन ले लो, और आप जो है इसको इस तरह से रिराइट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाले टर्म को आपने इधर शिफ्ट किया तो ये प्लस एक्स आ गया, और यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ y आ गया। तो अब इस तरह से आपके पास dy अपॉन dx का आंसर आ गया, और क्या बन गया, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ये आपने dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और इस तरह से आपने इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली है। अच्छा बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बोला जा रहा है, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन हमें क्या गिवन है, फंक्शन हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया, f(x) इज इक्वल्स टू 2e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो इसके अंदर हमने 4 स्टेप को फॉलो करना है ताकि हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट कर लें। तो पहले स्टेप के अंदर क्या करना होगा, आपने डेरिवेटिव ले लेना है, जो आपको फंक्शन गिवन है उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो 2 डेरिवेटिव ऑफ ex, और यहाँ पर भी मैंने डेरिवेटिव ऑफ e की पावर माइनस x कर दिया। अब मुझे मालूम है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव वो ही आ जाता है, तो मैंने वही मेंशन कर लिया, और जो पावर होता है उसको भी डेरिवेटिव लेंगे, और dx अपॉन dx आ जाएगा, उसके बाद मैंने यहाँ पर भी डेरिवेटिव ले लिया, तो e की पावर माइनस एक्स ही आएगा, और उसके बाद मैंने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया माइनस एक्स का।
तो माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे मेंशन कर सकता हूँ 2e की पावर एक्स, 2e की पावर एक्स, 2e की पावर एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये माइनस यहाँ से आपने मेंशन कर लिया, माइनस प्लस माइनस, और e की पावर -x आ गया। ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब आपने नेक्स्ट, ये स्टेप नंबर 1 हो गया आपका, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। इसके अंदर आपने क्या कर लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अगर आपको एक्सट्रीम वैल्यूज चाहिए यानी x की वैल्यूज चाहिए तो आप क्या करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर इक्वेट कर दोगे, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जो आपने कैलकुलेट किया अभी उसको 0 के बराबर इक्वेट कर दोगे। तो आपका तो क्या होगा आपके पास, तो क्या बन जाएगा आपके पास, 0 विल बी इक्वल्स टू 2e की पावर x माइनस e की पावर -x। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप इसमें एलसीएम भी ले सकते हो, या फिर एक्स को आप इधर शिफ्ट कर दो, राइट साइड पे शिफ्ट करो तो e की पावर -x आ जाएगा, और e की पावर e की पावर x आ गया, 2e की पावर x आ गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 1/ex मेंशन कर लो, 1/ex ऐसे मेंशन कर लो, e की पावर ex आ गया। फिर इस ex को आपने इधर मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपके पास क्या क्या नंबर आ जाएगा उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 विल बी इक्वल्स टू 2e की पावर 2x, फिर आपने e की पावर 2x विल बी इक्वल्स टू 1/2 कर लिया। उसके बाद आपने लोगैरिथम ऑन बोथ साइड अप्लाई किया तो बन जाएगा ex विल बी इक्वल्स टू 2x will be equals to 1/2। यहाँ पर इस स्टेप के अंदर हम ln ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे, ln ऑन बोथ साइड अप्लाई किया तो आपके पास 2x will be equals to ln 1/2 आ गया। अब ln 1/2 को आप लिख सकते हैं माइनस ln 2, और हमारे पास क्या आ जाएगा, x will be equals to माइनस ln 2 डिवाइड बाय 2। मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यानी एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब मुझे क्या मालूम करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, आप जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने फाइंड किया उसका आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, और सेकंड डेरिवेटिव के अंदर फिर आपने ये वैल्यूज पुट करनी है और चेक करना है कि आपका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू ग्रेटर आ रही है 0 से या लेसर आ रही है, लेसर आ रही है। तो आप इसको चेक करने के लिए क्या करोगे, पहले आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना है। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो डेरिवेटिव आया होता फर्स्ट डेरिवेटिव उसी को आपने पिक कर लेना है। तो डेरिवेटिव ऑफ ex माइनस डेरिवेटिव ऑफ e की पावर -x, डेरिवेटिव दोबारा से रिपीट हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो दोबारा से आप इसको क्या लिख दोगे, प्लस e की पावर -x। अब ये फंक्शन दोबारा से रिपीट हो गया, ये गिवन फंक्शन की तरह आ गया। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ प्लग इन करनी है और देखना है कि आपका आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू हम ये पुट करते हैं, और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव हमने मेंशन किया और यहाँ पर लिख लिया ln 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2e की पावर माइनस ln 2 डिवाइड बाय 2 प्लस e की पावर माइनस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, और यहाँ पर हमने लिख लिया माइनस ln 2 डिवाइड बाय 2। सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2, और इसकी कैलकुलेशन अपने कैलकुलेटर की मदद से कर लेना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√2, 1/√2 आ गया। अगले स्टेप में भी आपके पास जो e की पावर माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ √2 आ जाएगा। इसका आंसर आपके पास √2 आ गया, और इसका आंसर आपने कैलकुलेट कर लिया 1/√2 आ गया। फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2√2, और ये आपको नंबर नजर आ रहा है कि ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है आप बोल दोगे कि आपका जो फंक्शन है वो मिनिमम है। फंक्शन क्या है, मिनिमम है। मिनिमम फंक्शन आ गया आपके पास, मिनिमम फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू माइनस ln 2 डिवाइड बाय 2। अब आप अगर इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करना चाहते हो तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो आपके पास फंक्शन मौजूद था उसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दोगे। फंक्शन के अंदर जब वैल्यू पुट करोगे तो उसका आंसर भी यही आ जाएगा, क्योंकि आपके पास फंक्शन और सेकंड डेरिवेटिव सेम है, सेकंड डेरिवेटिव और फंक्शन सेम है, तो आपका जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो यही आ जाएगी। एक बार हम चेक भी करके आपको बता देते हैं, क्योंकि आपके पास फंक्शन और सेकंड डेरिवेटिव का आंसर सेम था। फंक्शन क्या था हमारे पास, फंक्शन हमारे पास था 2e की पावर x प्लस e की पावर -x, और वहां पर आपने ये x की वैल्यू पुट कर लेनी है, x की वैल्यू पुट कर लेनी है, ताकि आप जो है वैल्यू कैलकुलेट कर लो कि किस वैल्यू पर आपका फंक्शन जो है वो मिनिमम आ रहा है। तो उसके लिए सिंपल दोबारा से आप वही काम करोगे जो हमने अभी ऊपर स्टेप के अंदर किया, और इसको पेपर में आपको करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस स्टेप के नंबर मिल रहे होंगे, तो आपको इसको करना पड़ेगा दोबारा से। तो ये आपके पास क्या हो गया, माइनस ln 2 डिवाइड बाय 2, और एक माइनस और भी लगाओगे। एक तो आपके पास माइनस जो है वो यहाँ से आ रहा है, एक माइनस यहाँ से आ रहा है, और एक जो है वो आपका x की वैल्यू का है। तो इसमें दोबारा से आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आ गया 1/√2, और इसका आ गया दोबारा से √2, और इसकी सिंप्लीफिकेशन करोगे तो क्या बन जाएगा 2√2।
अब फाइनल आंसर आपने कैसे लिखना है कि आपके पास जो फंक्शन मिनिमम है आया वो कितना आया, फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या आई, यानी आप लिखोगे रिलेटिव मिनिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एल एन टू डिवाइडेड बाई टू, और वो उसका आंसर कितना है आपके पास इज 2√2, तो ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। अच्छा जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बोला जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 5x minus 6y minus 1 is equals to 0 and 3x plus 2y plus 5 is equals to 0 which is perpendicular to 5y minus 3x is equals to 11। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन मालूम करनी है, और ये दो लाइंस जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस को हमने बोल दिया लेट L1, जो पहली लाइन आपको गिवन है उसको आपने L1 बोल दिया, और वो क्या है आपके पास 5x minus 6y minus 1 is equals to 0, और दूसरी लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है पहली लाइन के साथ वो आपको गिवन है 3x plus 2y plus 2y plus 5 is equals to 0। ये आपको दो लाइंस गिवन है, और आपने क्या करना है, इन दोनों से एक और लाइन फाइंड करनी है जो कि इन दोनों को इंटरसेक्ट करके जा रही होगी। तो हम इस तरह से मेंशन करेंगे द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन L1 and 2, the line through the intersection of L1 and L2, intersection of lines L1 and L2, और उसके लिए आप क्या लगाओगे, उसके लिए आप जो है जो न्यू लाइन आपने फाइंड करनी है उसके लिए आप लगाओगे ये मेथड, यानी आपने लिखोगे L1 प्लस के L2 इज इक्वल्स टू 0, यानी आपकी फैमिली ऑफ इक्वेशन निकल जाएगी यहाँ से, और आपने L1 और के यहाँ पर L2 की वैल्यू डाल देनी है, और यहाँ से आपने एक इक्वेशन ड्राइव कर लेनी है। तो हम L1 की वैल्यू डालते हैं, L1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5x minus 6y minus 1, और आगे लिखेंगे प्लस के, L2 हमारे पास क्या है 3x plus 2y plus 5 is equals to 0, यहाँ पर आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, k को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है, k को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है, 5x minus 6y minus 1 plus 3kx plus 2ky plus 5k is equals to 0। अब क्या करोगे, आपने कोफिशिएंट्स को ऐड अप कर लेना है, यानी x वाले को एक साथ रीराइट कर लेना है, 5x plus 3kx minus 6y plus 2ky, और फिर आपके पास जो लास्ट रह जाएगी टर्म यानी -1 प्लस 5k इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, इन दोनों में से यानी आपको x वेरिएबल कॉमन नजर आ रहा है तो आपने कॉमन निकाल लिया, और क्या बन जाएगा आपके पास 5 प्लस 3k x, यहाँ पर भी आपने y कॉमन निकाल लिया, प्लस का y कॉमन निकाल लेंगे, और इसको रीराइट करके ऐसे लिख लेंगे 2k माइनस 6, और इनको भी हमने रीराइट करके ऐसे मेंशन कर लिया 5k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आपको क्या बताया जा रहा है, जो लाइन परपेंडिकुलर है उससे भी आपने स्लोप निकाल लेना है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर लोगे परपेंडिकुलर लाइन, जो कि परपेंडिकुलर लाइन की जो इक्वेशन आपको गिवन है वो आपको इक्वेशन क्या गिवन है -3x, इसको आपने रीअरेंज कर लेना है, -3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 11। तो यहाँ से आप इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए आप जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो होगा m2 will be equals to minus coefficient of x divided by coefficient of y। तो coefficient of x आपके पास क्या है -3, और coefficient of y आपके पास 3 है, तो आपके पास स्लोप कितना आ जाएगा 3/5। अब आप क्या करोगे, जो आपकी पहली लाइन है उसके बाद आप स्लोप निकालोगे, यानी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका भी आपने स्लोप निकालना है। इक्वेशन नंबर 1 का जो स्लोप आएगा जिसको हम लेट से m1 कह रहे हैं, और उसके अंदर भी हम सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो फॉर्मूला क्या होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x मेरे पास है 5 प्लस 3k, यहाँ पे माइनस साइन डाला, 5 प्लस 3k यहाँ पे लिख लिया, और कोफिशिएंट ऑफ y मेरे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 2k माइनस 6, 2k माइनस 6। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें सवाल के अंदर बताया है कि जो हमारे पास फैमिली ऑफ लाइन है, फैमिली ऑफ दी लाइन ऑफ द इक्वेशन है वो क्या है परपेंडिकुलर है जिस लाइन के, तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर इक्वेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। यानी अगर हमारे पास टू लाइन जो है लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर हो
परपेंडिकुलर हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा लेंगे m1 और m2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे जो कि बराबर हो जाएगा -1। दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर होगा। अब m1 की जगह पर आपने m1 की वैल्यू पुट कर लेनी है, यानी -5 + 3k अपॉन 2k - 6 मल्टीप्लाई बाय 3/5 इज इक्वल टू -1। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर लिया और इसकी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ऊपर न्यूमरेटर में 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 + 3k के साथ, तो कितना हो जाएगा 15 + 9k, और डिनोमिनेटर में 5 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो बन जाएगा 10k - 5 × 6 = 30 इज इक्वल 1। नाउ अब आपने क्या करना है, k की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेनी है, और k की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, k की वैल्यू जो हमारे पास बन रही है वो क्या बनेगी, 15 + 9k विल बी इक्वल्स टू 10k - 30। रीअरेंजिंग करते हैं तो 10k - 9k विल बी इक्वल्स टू 15 + 30, यानी 30 को आपने उधर शिफ्ट कर दिया और 9 को इधर शिफ्ट कर लिया, तो हमारे पास k किसके बराबर हो जाएगा, 45 के बराबर आ जाएगा। k हमारे पास आ गया 45। अब ये जो वैल्यू k की आ गई है, इसको आपने जो इक्वेशन नंबर 1 जो आपकी फैमिली ऑफ दी लाइन ऑफ द इक्वेशन है वहां सब्स्टिट्यूट कर देना है, और आपके पास जो फाइनल आंसर यानी इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा। तो हम ऐसे ही करते हैं। अब इसको इक्वेशन के अंदर भी पुट कर सकते हो, यानी L1 + के L2 के अंदर भी पुट कर सकते हो, और यहाँ पर भी पुट कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगता है वैसे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो नॉर्मल जो है वो हम इसी तरह से मेंशन करते हैं, तो हम इक्वेशन नंबर ए उसको बोल देते हैं, जो हमारी पहली वाली इक्वेशन है उसको भी हम यूज कर सकते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 को भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों आप मेथड को अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। तो हम इस वाली इक्वेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट्स से हम ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर ए, और इक्वेशन नंबर ए के अंदर जहां हमें के नजर आ रहा है वहां हम के की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर ए हमारे पास क्या है, इक्वेशन ए हमारे पास आ गई, इक्वेशन ए हमारे पास आ गई 5x -6y -1 प्लस, यहाँ पर हमने के की जगह 45 पुट किया, और आगे हमारे पास जो L2 था वो कितना था, 3x + 2y + 5 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 45 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। हमने सिंप्लीफिकेशन कर ली तो ये हो जाएगा, 45 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ 135 x आ गया, आगे हमारे पास 45 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 90y हो गया, और 45 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 225 हो गया। फर्दर आपने क्या करना है, x वाले को x से ऐड कर देना है, y वाले को y के साथ, और कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट के साथ ऐड करना है। तो आप जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका जो फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा आपको, 140x + 84y + 224 इज इक्वल टू 0। इसकी आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, यानी इसके अंदर कॉमन निकाल सकते हैं, और कॉमन निकाल कर बाद इसको मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं। तो हमारा ये आंसर इसका हो गया। यहाँ पर हमने फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस फाइंड कर लिया, जो कि हमारे पास कितना आ गया, 140x + 84y + 24 इज इक्वल टू 0। इसकी मदद से आप कर सकते हैं बाय टेकिंग कॉमन। क्वेश्चन नंबर हम 8 को डिस्कस कर रहे हैं, और 8 के अंदर हमें दो क्वेश्चंस गिवन थे, जिसके अंदर हम ये और वाला क्वेश्चन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन वाला सवाल सॉल्व कर रहे हैं, और इसके अंदर क्या बोला जा रहा है, dy/dx इज इक्वल टू 2x + y -2 और 2x + y -3। तो इसके अंदर हमारे पास दो केस होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं, या पहले हम इस इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं। तो dy/dx हमारे पास क्या गिवन है, 2x + y -2 डिवाइड बाय 2x + y +3। उसके बाद यहाँ पर हम दो केस को डिस्कस कर रहे होते हैं, एक के अंदर हमारे पास कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं और एक के अंदर कोफिशिएंट इक्वल नहीं होते। तो जिसके अंदर कोफिशिएंट इक्वल होते हैं उसके अंदर हम जो है वो वैल्यू को z के बराबर रखते हैं। तो इसके अंदर हमें कोफिशिएंट बराबर आ रहे तो हैं, बट इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी अब डिफरेंशियल इक्वेशन नोट डाउन कर लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें मालूम है, जिससे हमने इसको कंपेयर करना है, वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है a1x + b1y + c1 डिवाइड बाय a2x + b2y + c2। तो अगर हम नोटिस करें सवाल के अंदर, तो हमारे पास ये जो a1 है वो हमें 2 नजर आ रहा है, यानी ये 2 नजर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास जो b1 है वो हमारे पास 1 मौजूद है। इस तरह a2 हमारे पास क्या है, वो भी 2 है, और जो हमारे पास b2 है वो हमें 1 नजर आ रहा है, यानी आपने कोएफिशिएंट चेक कर लेना है। b2 यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, यहाँ पर 1 मौजूद है, यहाँ पर 1 मौजूद है, तो आपने b2 की वैल्यू 1 ले ली। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर कर लेना है। a1/a2 मस्ट बी इक्वल्स टू b1/b2। इन दोनों का रेशो अगर बराबर आ जाता है तो आपने, अगर बराबर नहीं आता तो फिर डिफरेंट कंडीशन होगी। इसके अंदर तो आपको बराबर नजर आ रहा है, जैसे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, 2/2 और ये 1/1।
इसका मतलब है 1 और बराबर हो गया 1 के। इसका मतलब है हमारे पास ये दोनों कंडीशंस क्या है, फुलफिल हो रही है, यानी हमारे पास a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर आ रहा है 1 के। तो आप क्या करोगे, z यानी आपने क्या कर लेना है, लेट और z को बराबर रख लेना है 2x प्लस वाई के। 2x प्लस वाई यानी जो टर्म आपके पास बराबर है, जो टर्म आपके पास बराबर है उसको आपने z के बराबर रख लेना है। अब आप क्या करोगे, फर्दर जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसको मजीद सिंप्लीफाई करोगे और उसके अंदर तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी फाइंड आउट करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे z माइनस 2y अपॉन z प्लस 3। यहाँ पर हमने z की वैल्यू पुट कर ली, z की वैल्यू पुट कर ली और इसको हम इक्वेशन नंबर ए कह देते हैं, इक्वेशन नंबर ए। और इसका मैं डेरिवेटिव फाइंड कर लेता हूँ, तो डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मुझे नजर आ रही है, क्योंकि क्या हो रही है, डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस टू कैसे हुआ, ये हमारे पास डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा और ये 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा, 2 आपने इधर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है तो -2 हो जाएगा। अब आप इक्वेशन नंबर ए के अंदर जहां पर डी वाई अपॉन डी एक्स नजर आ रहा है वहां पर आप ये डी जेड अपॉन एक्स -2 पुट कर लेंगे, -2 पुट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया। यहाँ पर हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर ए के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर ए के अंदर वैल्यू पुट करते हैं हाँ, और यहाँ पर लिख लेंगे डी जेड अपॉन डी एक्स -2 इज इक्वल टू जेड -2 अपॉन जेड प्लस 3। फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या करनी है, इस 2 को आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, इस 2 को आपने कहाँ शिफ्ट करना है, इस 2 को आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर लेना है। तो z -2 अपॉन z प्लस 3 प्लस 2 कर देंगे, -2 था इधर आपने प्लस 2 कर लिया। फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, फर्दर सिंप्लीफिकेशन के अंदर आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ पर आपने z प्लस 3 एलसीएम ले लिया और ये हो जाएगा z -2 प्लस 2 और यहाँ पर आ जाएगा z प्लस 3 आ जाएगा। फर्दर इसी सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हैं, डी जेड अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू z -2 प्लस 2z प्लस 6 आपने ये 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, 2 को मल्टीप्लाई कर लिया और ये आ गया z प्लस 3। फर्दर सिंप्लीफिकेशन अगर देखें तो ये बन जाएगा, आपने z में ऐड कर लेना है तो बन जाएगा 3z प्लस 4 यानी 2 प्लस 6 हो जाएगा प्लस 4, 2 प्लस 6 हो जाएगा प्लस 4 और ये आ गया z प्लस 3। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या करना होगा, रीअरेंजिंग करनी होगी, री राइटिंग करनी होगी और या फिर आप लोगे सेपरेटिंग द वेरिएबल कर लोगे। एक बार हम लिख लेते हैं उसके बाद हम सेपरेटिंग द वेरिएबल करते हैं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। डी जेड अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल्स टू 3z प्लस 4 अपॉन z प्लस 3। अब हमने क्या करना है, रीअरेंजिंग कर लेनी है, रीअरेंजिंग या फिर आप बोल सकते हो सेपरेटिंग द वेरिएबल कर लोगे तो क्या हो जाएगा, z प्लस 3 अपॉन 3z प्लस 4 dz इज इक्वल टू dx। इसके अंदर हमने क्या किया, इस dx को इधर शिफ्ट कर दिया, बाकी आपके पास z प्लस 3 को आपने इधर शिफ्ट किया यानी न्यूमरेटर में चला गया और 3z प्लस 4 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लिया। तो इस तरह आपने क्या कर लिया, सेपरेटिंग द वेरिएबल कर लिया। अब आप क्या, जब सेपरेटिंग द वेरिएबल कर लोगे उसके बाद आप क्या करोगे, इंटीग्रल अप्लाई कर लोगे बोथ साइड पर। इंटीग्रल अप्लाई कर लोगे तो आप लिख लोगे अप्लाइंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड और अप्लाई करते हैं तो z प्लस 3 अपॉन 3z प्लस 4 dz इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अगर आप देखें यहाँ पर नोटिस करें तो आपकी इसकी इंटीग्रेशन सिंपल मेथड से अप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। 3z प्लस 4 का हमारे पास डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि अभी मौजूद नहीं है, तो फिर इसको क्या करेंगे, इसे हम रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करने का मतलब क्या है, आपने क्या करना है, इसको डिवीजन, इसके अंदर डिवीजन परफॉर्म करनी है किसी तरीके से। आपने इसको 3z प्लस 4 बनाना है, न्यूमरेटर में 3z प्लस 4 बनाना है तो पहले हम क्या करोगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे 3 और डिवाइड बाय 3 कर दोगे। जो डिवाइड बाय 3 है उसको आपने इस तरह से मेंशन कर लेना है, यहाँ पर इस तरह लिख लोगे 3z प्लस 9 डिवाइड बाय 3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे इस वजह से कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है वो हमारे न्यूमरेटर में भी आ जाए और उसको हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकें, उसके इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकें। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मुझे जो 9 है इसको मुझे किसी तरह से 4 बना लेना है, इसको 4 बनाना है तो इसको 4 बनाने के लिए मैं 5 और 4 में ब्रेक डाउन कर लूंगा, 5 और 4 में ब्रेक डाउन कर लूंगा यानी मेरे पास इस तरह से आ जाएगा 3z प्लस 4 डिवाइड बाय 3 प्लस 9 डिवाइड बाय, सॉरी 9 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 5 क्योंकि मैंने इस 9 को ब्रेक डाउन कर लिया, 9 को ब्रेक डाउन कर लिया किसके अंदर, 4 प्लस 5 के अंदर, 4 प्लस 5 के अंदर। तो इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद मैंने लिख लिया 3z प्लस 4, 3z प्लस 4। अब आप क्या करोगे, अब अपना जो आपके पास ये इंटीग्रेशन है ये आप जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, आप दोनों हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे यानी इस तरह से रीराइट कर लोगे इसे।
इस तरह से रीराइट कर लोगे, यानी आप सिंपल आप इसको कैंसिल आउट कर लो, या नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। तो आप पहले इस स्टेप को हम ऐसे ही रहने देते हैं और अगले स्टेप में जब हम इसका एलसीएम ब्रेक डाउन कर लेंगे तो उस स्टेप में हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो अब पहले क्या कर रहे हैं, इसके अंदर अभी हम इसको रीराइट करके दोबारा से मेंशन करते हैं। इसको हमने क्या किया, अभी हमने 3z+4 को ऐसे ही रहने दिया, 3z+4 को आपने ऐसे ही मेंशन कर दिया और अब जो है वो एलसीएम ब्रेक डाउन कर लोगे ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन करना आसान हो जाए। तो 3z+4 अपॉन 3 डिवाइड बाय 3z+4 और ये आपके पास आ गया dz+5 अपॉन 3 और यहाँ पर भी आपने dz अप्लाई कर लिया 5 अपॉन 3 और आपके पास ये भी मौजूद था। एक मिनट, इसको हम तो आगे करके मेंशन कर लेते हैं, इसको हम आगे करके मेंशन कर लेते हैं, यानी डिनोमिनेटर में टर्म जो एग्जिस्ट कर रही थी, डिनोमिनेटर में जो टर्म एग्जिस्ट कर रही है 3z+4 उसको आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा, उसको आपने मेंशन करना है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 1/3z+4 dz और आपके पास ये जो इंटीग्रेशन है dx की उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं x। फर्दर आप क्या करोगे, इसको आपने कैंसिल आउट कर लिया, यहाँ पर आ गया 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dz प्लस, अब देखें इसकी जो इंटीग्रेशन इसके लिए 3z+4 का डेरिवेटिव ऊपर यानी न्यूमरेटर में एग्जिस्ट करना चाहिए था, तो हम 3z+4 का जो डेरिवेटिव आएगा वो 3 आ जाएगा। इस मतलब यहाँ पर 3 एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि मैं खुद मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और जो भी टर्म मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसे मुझे डिवाइड भी करना चाहिए, यानी इसको यहाँ पर मेंशन करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं 3 मल्टीप्लाई भी कर लूंगा। इस स्टेप के अंदर हमने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड इस वजह से कर रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड इस वजह से कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो है वो जो हमारे पास नीचे इंटीग्रेशन वाली टर्म मौजूद है उसका जो डेरिवेटिव है वो ऊपर एग्जिस्ट करना चाहिए था, वो हमारे पास मौजूद नहीं था। तो उसके लिए हमने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड इसको हम रीराइट करके ऐसे मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 3 और नंबर में भी आपके पास यानी यहाँ पर जो है वो मैंने डिवाइड भी कर दिया। फर्दर अब क्या करोगे, देखो ये मेरे पास इंटीग्रेशन इसकी डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं इसको लिख लूंगा 5/9 ln 3z+4, ये मैंने इसकी इंटीग्रेशन कर ली और यहाँ पर आ गया x। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में अंदर यहाँ पर आपने इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है 1/3 ln 3z+4 और यहाँ पर आ जाएगा x। लास्ट स्टेप में अंदर आपने z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है और आपका ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, z की वैल्यू पुट कर लेते हैं, बस z की वैल्यू पुट कर लेते हैं, z की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो z की वैल्यू हमने ली थी 2x+y हमारे पास था z की वैल्यू, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद 5/9 ln 2x+y+4 इक्वल्स टू x+c। अब फर्दर इस तरह कर सकते हो कि आप इसको सिंप्लीफाई ना करो, इसको ऐसे रहने दो और आपके पास जो अगली टर्म मौजूद है यानी 5/9 ln, इसमें आप 3 को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 6 + 3y+4 और इजिकल्स टू x+c। तो ये आपने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप जो है वो रिएक्ट कर दें, यानी कोई कमेंट आप कर दीजिए, उसके अंदर आप थंब सब भी कर सकते हैं और कोई भी आप कमेंट कर दें जिससे मुझे मालूम हो जाए कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है।